हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक क्लास 9th यूनिट 6 रेखाएं और कोण यानी लीनियर लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस और एंगल्स हम कर रहे हैं, राइट। तो आज हम लाइंस और एंगल्स में करने वाले हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल, जिसकी मदद से आप फिर इस पूरे यूनिट को यानी लाइंस और एंगल्स की पूरे यूनिट को आप कवर कर पाएंगे अच्छे तरीके से, राइट। तो वैसे तो अलग अलग थ्योरम्स में बटा हुआ है ये आपका चैप्टर, लेकिन मैं आपका जो अभी जो बेसिक फंडामेंटल समझाऊंगा वो पूरे चैप्टर के लिए कवर होगा, है ना, पूरे चैप्टर के लिए कवर होगा। लेकिन साथ साथ हमें कुछ थ्योरम्स भी साथ साथ हमें चैप्टर वाइज जैसे जैसे हम 6.1 पर 2 पर 3 पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम एक थ्योरम कंसेप्ट भी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं आपको जो बेसिक फंडामेंटल कराने जा रहा हूँ वो आपका पूरा ना छठे यूनिट के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन कंसेप्ट को समझते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल है बेटा, देखो अभी जैसा कि चैप्टर आपका चल रहा है ना, इस चैप्टर 9 है, यूनिट 6 है, आपके पास रेखाएं है ना, रेखाएं हैं और क्या है, कोण। क्या है जो इस चैप्टर का नाम क्या, रेखाएं और कोण यानी लाइन और एंगल्स। यानी तो नाम से ही पता लग रहा है आपका जो ये यूनिट है दो भागों में बटा हुआ है। रेखाओं से संबंधित और कोण से संबंधित आपके क्या होंगे, काम होंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर रेखाएं और कोण के अंतर्गत हम यहाँ पर उसको कुछ रेखाओं के बारे में कुछ कंसेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे और कुछ कोण के बारे में कुछ कंसेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी फिलहाल तो बेसिक मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ कि एक आपके पास देखो इसको समझते हैं हम लोग कि आपके पास एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है। पहले तो इस कंसेप्ट को समझते हैं ना, बारी बारी में कई सारे पॉइंट आपको समझाऊंगा, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो हम ये एक ट्रायंगल है जिसमें आपके पास ए बी और सी है। तो ये आप लोगों ने पिछली क्लासों में सीखा हुआ था कि इस ट्रायंगल के अंदर क्या है कि तीन आपके पास भुजाएं हैं ना। भुजाएं कितना है इसके अंदर, अगर आपको मैं बताऊं तो भुजाएं जो है आपके पास तीन भुजाएं है ना। कौन कौन सी भुजाएं, ए बी एक भुजा। देखो भुजा को ना हम ऐसे करके डिनोट भी करते हैं, ए बी, दूसरा क्या है बी सी, और तीसरा क्या है आपके पास ए सी। तीन तो भुजाएं हैं, ठीक है, क्लियर बात। देखो अभी मैं रेखाओं की अभी फिलहाल तो इस ट्रायंगल से हम भुजाएं और रेखाएं एक साथ सीखेंगे। और इसके बाद आपके पास तीन शीर्ष बिंदु हैं। क्या है, शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदुएं आपके पास कौन कौन सी हैं, शीर्ष बिंदु जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स है ना। तो ये आपको साइड से, ये आपकी क्या कहलाते हैं, और ये भुजाएं क्या कहलाते हैं, साइड्स कहलाती है, और शीर्ष बिंदु कहलाता है वर्टेक्स। वर्टेक्स इसके पास तीन है, ए बी सी, यानी ये जो बिंदु है ना, ये डॉट, ये क्या कहलाती है, बिंदुएं कहलाती है। तो ए बी और सी है ना, ये तीन बिंदुएं ए बी सी ऐसा कह सकते हैं। तो बिंदु को हम जनरल तौर पर ए बी और सी ऐसे लिखकर दिखाते हैं ना, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी बोलते हैं। और तीन ही इसमें क्या है, कोण है। कोण कितने इसमें, तीन है। देखो यहाँ पे जो कोण है यानी जिसको हम एंगल्स बोलते हैं, हम एंगल्स कितने कोण है इसमें, तीन कोण है। एंगल ए यानी एंगल ए है ना, इसको देखो एंगल को जो दर्शाते हैं हम ऐसे दर्शाते हैं कि एक टेढ़ा सा एल लिखकर ए दर्शाते हैं ना। तो ये तो इसका शॉर्टकट नेम हो गया है ना, इस तरीके से लिखना, इसको भी एंगल ए बोला जाता है। लेकिन एक इसका बड़ा नाम भी है। बड़ा नाम क्या है, या तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, देखो ये एंगल आपको दर्शाना है तो इसकी देखो ये भुजाएं आपके पास ये जा रही है ना, ये भुजाएं ये जा रही है, तो उसको आप ऐसा दर्शा सकते हो बी ए सी। जिस एंगल को बताना उसको बीच में रखना है। और देखो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल जनरेट होता है इस भुजा से बन रहा है और इस भुजा से बन रहा है, तो आपको बी ए सी बोल सकते हो। या आप एक और तरीका है इसको बोलने का, एक और तरीका क्या है, सी ए बी, यानी एंगल सी ए बी भी बोल सकते हो आप, एंगल सी ए बी। यानी ये जो तीनों चीज़ें, ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो तीनों चीज़ें हैं यानी ए बी, यानी ये और बी ए सी या सी ए बी, ये तीनों क्या एक ही चीज़ को दर्शा रहा है। किसको, इसको दर्शा रहा है, इस एंगल को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि हमें, अगर मैं कभी कभी जो थ्योरम करेंगे, हम जब सवालों को करेंगे, तो अगर मैं एंगल ए लिख दे तब भी आपको समझना है कि यही बताया जा रहा है। बी ए सी बोलूँगा तब भी आपको समझना है इसी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। और अगर सी ए बी बोलूँगा तब भी आपको समझना है कि इसी एंगल के बारे में बताया जा रहा है। तो आपके पास जो कोण है, आपके पास देखो यहाँ पे तीन कोण है, ये एंगल ए, ऐसे ही एंगल बी क्या हो जाएगा बेटा, एंगल बी ये रहा यानी ये रहा। या इसको आप अगर आप इसे इसके जैसे ना, ये शॉर्टकट फॉर्म हो गया ना, बी क्या होगा, शॉर्टकट है ना। जैसे कि मान लो है ना, अगर हम किसी का जिस कोई नाम है ना,
किसी का किसी का नाम, जैसे मान लो किसी का नाम राजकुमार है ना, तो उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, राजू बोल देते। तो ये क्या हो गया, ये उसका छोटा नाम हो गया बी, राइट। और इसका बड़ा नाम क्या होगा, ए बी सी, एंगल ए बी सी। या इसका एक और नाम क्या बोल सकते हैं, सी बी ए, एंगल। ये एंगल का निशान है बेटा, ये जो तिरछा सही एल नहीं है, ये तिरछा से ऐसे करके वो, अब इसको हम एंगल दर्शाते हैं। और इसका एक और ये नाम क्या रख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, तो सी बी ए भी लिख सकते हैं, सी बी ए। देखो तीनों ही केस में मैंने, देखो ये जो बी है बीच में रखा है, यानी ये तीनों ही केस किसको दर्शा रहा है, इसको दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। ऐसे तीसरा एंगल क्या आपके पास बेटा, तीसरा एंगल आपके पास सी, या उसको आप दर्शा सकते हो बी सी ए, एंगल बी सी ए। या आपको दर्शा सकते हो आप इसे ए सी बी, एंगल ए सी बी, राइट। तो इस तरीके से आपका ये जो ना, ये कम से कम एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, कितने शीर्ष बिंदु होते हैं, कितना एंगल होता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। कम ये बिल्कुल हम छोटी क्लासों में यानी 6th-7th क्लासों में हम इसको सीख लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल जैसे जो चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको करने से हमारा 6.1 हमसे आसान हो जाएगा हमारे लिए करना, मैं उन सारी बातों को समझाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं पकड़ता हूँ किसको, रेखाओं को ना। जैसे कि हमारा चैप्टर 2 भागों में बटा हुआ रेखाएं और कोण, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा किसकी, रेखाएं की, है ना, रेखाओं की। रेखाएं ऐसा कह सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं लाइंस। तो लाइंस की कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, लाइंस में आपके पास 2-3 बातें याद रखनी है। तो इसमें सबसे जो पहली बात है जो याद रखनी है आपके पास, आपको पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए रेखाओं से संबंधित, कि आपके पास रेखाखंड और किरण में अंतर पता होना चाहिए। और किसमें, किरण में अंतर पता। बहुत बच्चों को ना ये बेसिक चीज़ भी नहीं पता होता, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब वो सवाल करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उस कंसेप्ट को समझना, कि मैं उसको कैसे समझाऊं, क्या करूं क्या ना, मतलब समझ ही पा रहे होगा। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होगा तो फिर जब अब हम एक टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे, थ्योरम को सॉल्व करते जब टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे, तो व्हाट विल हैपन कि आपके लिए समझना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास, तो यहाँ पे देखो रेखा क्या है। रेखा देखो, आपको मैं सबसे पहले समझाता हूँ कि रेखाखंड और किरण क्या है। तो देखो रेखा, मैंने एक लाइन खींचा तो दोनों तरफ मैंने ये एरो का निशान लगाया, ए और ये होगा बी। अगर ये मैं दोनों तरफ एरो का निशान लगा रहा हूँ तो इसे क्या बोला जाता है, रेखा बोला जाता है। यानी रेखा क्या होती है कि हम दोनों तरफ से ना अनंत रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, यानी ये लाइन इधर भी अनंत रूप से जा सकती है और ये जो बिंदु ए है ये भी अनंत रूप से जा सकती है। तो इसको हम कैसे दर्शाते हैं, इसको हमें अगर दिखाना हो, इस लाइन को अगर हमें दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं कि ए बी लिख कर ना उसके ऊपर एरो का निशान लगाएंगे, दोनों तरफ एरो का निशान। तो ये जो ए बी वो क्या है, इस ए बी को हम क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। क्या ये रेखा है, ठीक है। तो ये पहली बात आपको समझ में। रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है कि जैसे मान लो आपने एक लाइन खींचा, एक लाइन खींचा, ये रेखाखंड है, और उसमें से आपने एक टुकड़ा काट कर निकाल लिया, तो वो क्या होगा। इसलिए इस रेखा मतलब रेखाखंड मतलब रेखा प्लस में रेखाखंड को अगर मैं आपको समझाऊं, रेखाखंड को यानी रेखा में से जो एक खंड तोड़कर निकाल लिया गया, इसलिए इसको बोलते हैं रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है कि इसमें एरो का निशान हम नहीं लगा सकते, है ना। इधर की तरफ ये जो मैंने देखो रेखा में क्या दोनों तरफ एरो का निशान लगा है कि अनंत रूप से इधर ही बढ़ा सकता है, इधर ही बढ़ा सकता है। लेकिन रेखाखंड में क्या है, दो अंत बिंदु होती है इनकी। क्या होता है रेखाखंड में, क्या होती है, 2 अंत बिंदु है। ये यहाँ से आगे नहीं जा सकता, ये यहाँ से आगे नहीं जा सकता, तो ये भी ए और बी। तो रेखाखंड को कैसे दर्शाते हैं हम, ए बी लिखकर इस तरीके से बस एक लाइन इस तरीके से दिखाएंगे, तो ये क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। इसके ऊपर एरो का निशान नहीं लगाते इधर की तरफ, तो ये क्या हो गया आपके लिए, रेखाखंड, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड। रेखा मतलब जो अनंत रूप से बढ़ा सकता है, रेखाखंड मतलब दोनों के अंत बिंदु होती है, ये यहाँ से आगे नहीं जा सकता, यहाँ से। इसका एक लिमिटेड ना, आप इसका यहाँ पर बता सकते हो कि 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो ये क्या होता है, वो एक रेखाखंड कहलाता है ना। एक उसका एक माप होता है, एक निश्चित माप होता है। लेकिन रेखा का एक निश्चित माप नहीं होता, क्योंकि अनिश्चित रूप से इधर बढ़ सकती है। तो रेखा का कोई निश्चित माप नहीं होता, लेकिन रेखाखंड का एक निश्चित माप होता है, ठीक है ना। और मैं अगर आगे बात करूं, अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसके, रेखा समझ में आ गया आपको, रेखाखंड समझ में आ गया। अब मैं तीसरी बात करता हूँ आपके लिए किरण की, है ना। किरण का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे किरण का मतलब क्या है। तो तीसरी बात आपके पास किरण। तो देखो किरण आपके पास यहाँ पर एक लाइन ऐसे मैंने खींचा, तो इसके एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु था, और एक तरफ वो अनलिमिटेड रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है।
तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, उसको ये बोला जाता है कि आपके पास ये क्या है, किरण है। एक तरफ से अनलिमिटेड बना जा सकता है, लेकिन एक तरफ क्या है, उसका अंत बिंदु है। तो उसको हम कैसे दर्शाते हैं, अगर हमें सवालों में दर्शाना पड़े तो उसको हम दर्शाते हैं इस तरह के ए बी लिखकर, ये ए बी एक किरण है तो ए बी लिखकर एक तरफ का एरो लगाते हैं। और एक तरफ अगर हमने एरो लगाया तो यानी मैं इसको क्या पढ़ूंगा, ए बी क्या है, एक किरण है। अगर ऐसे मैं दोनों तरफ एरो लगाया तो इसको क्या पढ़ूंगा, ये रेखा है। अगर मैं एरो लगाया नहीं तो इसको क्या पढ़ूंगा, ए बी एक रेखा खंड है। तो राइट, तो इसका दर्शाने का भी एक तरीका होता है ना, अगर हम दर्शाने का भी एक इम्पॉर्टेंट हुआ है कि हमने ऊपर क्या निशान लगाया है, तो वो निशान भी हमें बताती है, जो एरो का निशान है ना ऊपर, ये भी हमें जस्टिफाई करता है सवाल सॉल्व करते वक्त कि हम रेखा की बात कर रहे हैं, रेखाखंड की बात कर रहे हैं या किरण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और अभी यहाँ पर आपने रेखाओं संबंधित आपने रेखा, रेखाखंड और किरण समझ लिया। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा आपके लिए, है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, आपको ये देखो, इन सारी बातों को आपको क्या करना है, एक अच्छे से एक नोटबुक लेना है, नोटबुक के साथ साथ इसे नोट करना है। अगर ये बात अगर आपने नोट कर लिया और उसको अपने दिमाग में सेट कर लिया तो सवाल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर ये सारी बातें, बेसिक चीज़ें अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा आपका ये यूनिट, ठीक है ना। तो दूसरे पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कि प्रतिच्छेदी ना, अभी हम अंतर सीखेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाओं में अंतर है ना, और समांतर रेखाएं ये क्या होती है, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं भी आपको समझनी है, क्योंकि बार बार ये रेखाओं का वर्णन होगा, जब हम सवाल करेंगे तो बार बार ये रेखाएं हमारे सामने होगी और इसका कैसे यूज करेंगे हम सवालों में। तो पहले जब आपको समझ में आएगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, तभी आप सवालों को यूज भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब देखो, मतलब एक जो मान लो एक रेखा ये रहा ए बी, जिसको मैं बोल रहा हूँ ए बी, है ना, और एक रेखा आपके पास यहाँ पे सी डी, ठीक है, सी और डी। तो ए बी और सी डी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसलिए इस रेखा को क्या बोलेंगे कि ए बी और सी डी, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, है ना, ए बी और सी डी क्या है, एक प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। देखो, जब एक दूसरे को कोई रेखा, दो रेखाएं एक दूसरे को जब काटती है तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। तो उसका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, ठीक है, जिसमें आप बोल सकते हो कि जिसमें उभयनिष्ठ बिंदु ओ है, राइट, ओ क्या उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं बात करूंगा समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाएं क्या है आपके पास, देखो एक लाइन मैंने ऐसे खींचा और एक लाइन बिल्कुल इसकी पैरेलल मतलब समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइंस, है ना। समांतर रेखा है मतलब पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होगा बेटा, कि ये जो दोनों लाइनें हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे को वो काटेगी नहीं। पहली बात तो ये कि एक दूसरे को कभी कहीं पे भी काटेगी नहीं, आगे बढ़ती जाएगी तो कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। और दूसरी बात क्या याद रखना है, तो उनके बीच का जो उभयनिष्ठ लंब होता है, यानी मैं यहाँ से बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है, उभयनिष्ठ लंब जिसे हम कह सकते हैं, ये अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है तो यानी मैं जहाँ से भी नापूंगा वो 5 सेंटीमीटर ही आएगा, है ना। हर बार चाहे हम कितनी दूर भी चले जाएं, हम उनके बीच का जो अंतर है हमेशा क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, एक जगह अगर 5 सेंटीमीटर है तो हर जगह 5 सेंटीमीटर होगा इनके बीच की दूरी। यानी कहने का मतलब है इनके आपस की जो बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर रहती है और ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, असमांतर रेखाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। इसको दर्शाते कैसे हैं, इसको भी समझ लो आप। इसको जो दर्शाते हैं, अगर ये समांतर रेखा है तो उसको दर्शाते, सपोज ये ए और बी, इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये बी है, राइट, और इसको मैं बोल रहा हूँ ये सी है और इसको मैं बोल रहा हूँ ये डी है। तो अगर ये समांतर रेखा है तो उसको दर्शाएंगे कि ए बी, और ये जो दो लाइन ऐसे खींचते हैं, दो खड़ी लाइन इस तरीके से, ए बी समांतर है सी डी, इसको क्या पढ़ेंगे कि ए बी समांतर है सी डी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कम से कम मिनिमम इतनी बातें तो रेखाएं के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको इतनी बात नहीं पता होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सवाल सॉल्व करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर रेखाएं वाला जो फंडामेंटल वो मैंने क्लियर किया। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कोण के बारे में कि कोण क्या चीज है ना। कोण, और हम 3 कोण की यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली। रैखिक युग्म की बात करेंगे, शीर्षामुख की कोण की बात करेंगे और प्रतिवर्ती कोण की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैं आपको समझाता हूँ रैखिक युग्म क्या होता है ना। यहाँ पे मैं अब किसकी बात कर रहा हूँ, कोण की बात कर रहा हूँ, यानी एंगल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंगल्स।
इसको एंगल्स की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं बात करूँगा कौन से एंगल्स की, रैखिक युग्म, क्या ना, रैखिक युग्म। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा रैखिक युग्म, तो बार बार आएगा, ठीक है। रैखिक युग्म क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल सीधा सीधा, कि देखो एक लाइन खींचा मैंने, ठीक है ना, एक लाइन खींचा और यहाँ पर एक और यहाँ पे एक और लाइन ऐसे करके गया यहाँ से, ठीक है ना, और सपोज कि एक और ऐसे यहाँ से चला गया, ठीक है। मान लो इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। तो देखो अगर आप ध्यान देते हो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये जो मैंने यहाँ से एक ऐसा लाइन खींचा, तो यानी देखो यहाँ पे एक एंगल तो ये बन रहा है, इसको अगर मैं ओ बोल दूँ तो ए ओ डी, एक एंगल क्या बन रहा है, ए ओ डी, है ना, ए ओ डी। और एक एंगल बन रहा है डी ओ सी, डी ओ सी। और तीसरा एंगल क्या बन रहा है, सी ओ बी, सी ओ बी। तो ये तीनों एंगल का जो जोड़ है ना, यहाँ से यहाँ तक, मैं आपको बताऊँ यहाँ से यहाँ तक तीनों एंगल का जो जोड़ है वो क्या कहलाएगा, 180 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम, जब मैं रीजन लिखूंगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पे बनी हुई है, सारा एंगल जो सीधी रेखा पे स्थित है, तो इसलिए मैं ऐसे को क्या बोलूंगा, रैखिक युग्म बोलूंगा। क्या बोलूंगा, रैखिक युग्म, राइट, रैखिक युग्म का नाम लूंगा। अब तो अपने दिमाग में ये बात ही सेट करना है कि रैखिक युग्म का मतलब कोई तीन कोण, एक सीधी रेखा पे तीन कोण स्थित होगा। अगर दो कोण भी स्थित है सपोज, तो वो भी क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म कहलाएगा। जैसे सपोज मैंने एक लाइन यहाँ से खींचा, है ना, और ये आपके पास ये ए बी है, ठीक है, ए बी है, और ये ओ हो गया, और ये सपोज ये लाइन सी हो गया। अभी सिर्फ दो एंगल बन रहा है यहाँ पे, देखो एक ये रहा और एक ये रहा। तो एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल सी ओ बी बराबर 180 डिग्री होगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी एक रैखिक युग्म ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म। अच्छा बेटा मैं आपको बताऊं कि रैखिक युग्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर उसको इंग्लिश में बोला जाता है, लीनियर पेयर। तो उसको शॉर्टकट में कहीं कहीं आप लोग अगर शॉर्टकट में क्या था, एलपी लिखकर दर्शाते हैं, कि क्या लिखकर, एलपी। तो यानी इसको लीनियर पेयर कहा जाता है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे मैं बात करूँ तो इस तरीके से आपका मेरे ख्याल से आई थिंक रैखिक युग्म आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर अब मैं बात करूँ आपके लिए, तो एक शीर्षाभिमुख कोण की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं से आपका ये थोड़ा सा रफ करता हूँ। अगर आपको जरूरत है तो आप इसे यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर इस प्रतिच्छेदी रेखा यानी इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी रेखा समांतर रेखाओं के फंडामेंट को मिटा रहा हूँ। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दो कोणों के बारे में और चर्चा करूँगा, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन आज शुरू करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है आपके पास, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है बेटा, जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना। अभी आपने प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में सुना, जब दो लाइन आपस में प्रतिच्छेद करती है, यानी ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी और ये हो गया आपके पास डी, हाँ प्रतिच्छेद कर रही है। कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, ओ पर, है ना। तो यानी ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, है ना, ये जो पहले एक, चलो एक की बात करते हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका जो क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। अगर मैं बात करूं, है ना, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, है ना, एंगल ए ओ डी, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ एंगल सी ओ बी, ये बी है आपके पास, सी ओ बी। तो ये नहीं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम लिखेंगे, अगर हमेशा क्या होता है, अगर ये मान लो 50 डिग्री का होगा बेटा, तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री का ही होगा। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है ना। और शीर्षाभिमुख कोण को, है ना, यहाँ पे लिखेंगे, जब हम ऐसा कंसेप्ट लेंगे और दिखाएंगे कि एओडी बराबर है, एओडी बराबर है सी ओ बी, तो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा कि हमने पहचान किया कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण को इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली यानी VER, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। इसको ये भी ऐसा करके इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। यहाँ पे देखो, अगर जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो दो शीर्षाभिमुख कोण बनता है। एक पेयर का तो ये बन गया, है ना, और एक पेयर ये वाला भी बनता है। ये वाला पेयर भी क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण ही कहलाता है, जिसमें आपके पास बोल सकते हो कि AOC यानी AOC बराबर है किसके, BOD के, बराबर है BOD के। रीजन आपके पास यही रहेगा, शीर्षाभिमुख कोण वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर एंगल में पहला ये और दूसरा आपने ये सीख लिया, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब मैं बात करूंगा तीसरे एंगल प्रतिवर्ती कोण का ना। प्रतिवर्ती कोण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। देखो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव एंगल, मैं एक लाइन खींचता हूँ सपोज, है ना, तो ये क्या है, मान लो ये A B और आपके पास ये क्या है, C, है ना,
ये आ गया आपके पास सी। तो ये अगर सपोज ये कोण आपके पास मैंने 60 डिग्री दिया, क्या 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो अगर ये मैं इसका अगर मेरे को पता करना है कि सी ए बी का प्रतिवर्ती कोण यानी बी ए सी का प्रतिवर्ती कोण, तो इसका प्रतिवर्ती कोण ये जो यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा बन रहा है ना, ये हिस्सा यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बाहर वाला हिस्सा, ये इसका प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। यानी प्रतिवर्ती कोण निकालने का क्या रूल होता है, यानी अगर आपको मैं बोलूँ कि अभी मैं बोलूँ कि आप एंगल बी ए सी आपके पास 60 डिग्री दिया हुआ, अब इसका प्रतिवर्ती निकालना है। तो प्रतिवर्ती यानी प्रतिवर्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव कोण, यानी रिफ्लेक्सिव कोण निकालना है आपको किसका, बी ओ सी का, बी ए सी का। तो रिफ्लेक्सिव कोण अगर बी ए सी का अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 360 में से यानी इस एंगल को लेस कर देंगे, तो आपके पास जो आएगा 300 डिग्री, तो वो बी ए सी का प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा, है ना। अगर ये 60 डिग्री है तो बाकी जो हिस्सा 300 डिग्री है, तो बी ए सी अगर 60 है तो बी ए सी का प्रतिवर्ती क्या कहलाएगा, एंगल बी ए सी का प्रतिवर्ती क्या कहलाएगा, 300 डिग्री कहलाएगा, राइट। तो ये प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण का आपको याद रखना है, जो प्रतिवर्ती कोण अगर कोई प्रतिवर्ती जो एंगल होता है ना, रिफ्लेक्सिव एंगल जो होता है आपके पास, अगर मैं आपको बताऊं, ये भी याद रखना है आपको, रिफ्लेक्सिव एंगल हमेशा, है ना, 180 से बड़ा होता है। 100 जब भी इसका आंसर है रिफ्लेक्सिव का 180 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन वो 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, यानी ये रिफ्लेक्सिव यानी प्रतिवर्ती कोण हमेशा क्या होता है कि वो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। तो इस तरीके से मैंने आपका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट शुरू हो गया। आप यहाँ से अगर आप लोगों ने इस यूनिट को ध्यान से नहीं समझा, सारे एंगल्स को नहीं समझा, रेखाओं के बारे में नहीं समझा, तो आपके लिए जो आगे यानी आपको बहुत सारे थ्योरम के चैप्टर, आपको 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, तो आपके लिए बहुत मुसीबत खड़ी होने वाली है। इसलिए आपको ध्यान से इस यूनिट से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से केयर करना है, अच्छे तरीके से नोट्स बनाना है, ताकि आपको जल्दी जब आप आगे बढ़े तो फिर आपको हर बात अच्छे तरीके से समझ में आए, वरना आपके लिए बहुत समस्या खड़ी होगी, ठीक है ना। तो इसको अच्छे तरीके से आपको नोट करना है और अपने दिमाग में इसको सेट करने का प्रयास करना है, एक नोटबुक नोट करके अपने दिमाग में सेट करने का प्रयास करना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये समझ में आएगा तो फिर आपको आगे के जो सवाल मैं कराऊंगा तो वो जल्दी आपको समझ में आएगा, वरना आपके लिए बहुत समस्या है, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अच्छे तरह नोट करें और ध्यान से इसको समझें, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल आपको सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, सिखाया मैंने इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और फिर अगर आप इस चैनल के साथ नए हो तो इसे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। और ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।